हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। और इस क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं और कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट है। और बेटा ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर का ही नहीं, इस क्लास 12th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में 95% आने के चांसेस है। यानी कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने साइंस से कर लिया और साइंस के एग्जाम में आ गया तो साइंस से आप ये भी बोलोगे कि हाँ सर यार आपकी बात माननी पड़ी और कहीं ना कहीं मेरा उद्धार हो गया, साइंस से 4 नंबर में आपको देखने को मिले। दूसरी बात बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास में जो आपको समझाते हैं तौर तरीके समझाया जाता है, कहीं ना कहीं आप भी प्लीज उस चीज को समझिएगा बेटा। कहीं ना कहीं वीडियो को पूरी देखें, जैसे आपको ये पूरा जो डेरिवेशन है कूलम्ब्स लॉ का, ये पूरा आप आसानी से आप समझ पाए। और बहुत सिंपल है बेटा, एक बार देख लोगे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। खैर आशा करता हूँ आप मेरी बातों को सुनोगे। आपका स्वागत है फिर से द फिजिक्स पाथवे में। चलिए बेटा, जैसा कि आपको पता है जो हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से बता चुका हूँ। और कहीं ना कहीं इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया और चार्ज को मैंने एक्सप्लेन किया, चार्ज कैसे आया, कैसे पॉजिटिव निकला, कैसे नेगेटिव निकला, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया। और कहीं ना कहीं आपने उस चीज को देखा भी होगा, आशा ही करता हूँ। नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखें और उस चीज को समझें। चलिए, इस चैप्टर में जो हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नेम है बेटा कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इस कूलम्ब्स लॉ में हम इस पूरे डेरिवेशन को करेंगे सब कुछ। और प्लीज आप सभी से निवेदन है बेटा कि इधर देखना। सबसे पहले मैंने यहां पर बेटा दो चार्ज ले लिए, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है भैया। ए ले लिया हमने Q1 और ए ले लिया मैंने Q2। एनी प्रॉब्लम? अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बता देता हूं मैं कि बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इधर देख लीजिए, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और सुना, अब जो रिपल्सन है जो अट्रैक्शन है बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज गौर से सुन रहा हूं। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन को बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कई बार आप शायद से हो सकता है कि बस में ट्रेवल किया हो आपने या ट्रेन में या एक्सेट्रा कहीं ना कहीं किया होगा, तो हो सकता है पास वाली सीट पे, आपके पास वाली सीट पे हो सकता है कोई लड़की आई हो या कोई लेडीज आई हो, एक्सेट्रा कुछ ना कुछ आई हो, या हो सकता है बॉयज ही बैठा हो। तो आपने उनके बीच में देखा होगा कि जब बॉयज बैठता है तो कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, बॉयज से कहते हैं "ए, सही बैठ जा, वो सही बैठ जा"। तो उनके बीच में, क्योंकि मैं भी बॉय वो भी बॉय, तो उनके बीच में क्या है, रिपल्सन हो रहा है, वो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। वो उसको कह रहा है इधर जा इधर जा, वो कह रहा है उधर जा, यानी कि कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या है, रिपल्सन। दूसरी बात, यदि वो गलती से कोई फीमेल हो, हम क्या चुपचाप बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं यदि वो हम टच भी हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं कहते। एक्चुअल में यही अट्रैक्शन बेटा, ये हमारा नेचर है। और नेचर में हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव होता है अट्रैक्ट और नेगेटिव से पॉजिटिव। एग्जाम्पल 4 आप घर पर देख ले सकते हो, नाना नानी का अट्रैक्शन, पापा पापी का अट्रैक्शन मतलब मम्मी का, और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जो नेचर है बेटा। नेचर तो नेचर ही होता है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो बेटा इनके बीच में जब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। देखिए,
11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पुश या पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, क्या आपने पढ़ा है। अब मैंने यहाँ पर ना ही उस ऑब्जेक्ट को किया ना कि, लेकिन यहाँ पर ये चार्ज या तो आपस में पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। इसी फोर्स को हमारे कूलाम्स भैया ने 1785 में एक्सप्लेन किया। कब? 1785 में। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे कूलाम भैया ने जो चार्ज ले लिए, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस उन्होंने लेट कर ली स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। अब यहां पर जो स्मॉल r है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि यहां पर जो इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स F जिसे हम बोलते हैं, बेटा यहां पर जो फोर्स वर्क करेगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, मींस Q1 इंटू Q2। ऐसा मैंने नहीं बोला भैया, ऐसा किसने बोला? कूलाम ने 1785 में। उन्होंने बोला कि जब इनके बीच में जो भी फोर्स काम करता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, तो इनके बीच में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का जो होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल फोर्स। दूसरी बात, यहां पर उन्होंने बोला इनकी जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने नहीं बोला, किसने बोला? कूलाम्स ने। कहीं ना कहीं मेरे कहने का मीन्स और कूलाम भैया के कहने का मीन्स दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, मैं उनकी बातों को बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि यदि इन दोनों को जो प्रोडक्ट है उनको इंक्रीज करते हो आप, तो उनके बीच में फोर्स भी इंक्रीज होगा। हाँ, यदि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप इंक्रीज करते हो, तो इनका जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा। मीन्स आप समझ सकते हो, जो चार्ज है और दो चार्ज की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा? उनमें फोर्स कम वर्क करेगा। अब जबकि वही चार्ज पास में हो, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, जो वर्क करेगा, वो एक्चुअल में क्या होगा? ज्यादा होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। चलिए दूसरी बात, यहां पर आप इस चीज को समझती हो कि सर इनका जो चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो यदि इंक्रीज होता है तो फोर्स भी उनमें इंक्रीज होगा, और जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि डिक्रीज होती है तो फोर्स बढ़ेगा, और इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज होगा। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। वाई कूलम्स लॉ, यहां पर मैं बेटा लिख देता हूं ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से मैं यहां करने जा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे बेटा कि यहां पर जो F है, मींस फोर्स जो वर्क करेगा वो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। एनी प्रॉब्लम? इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। यहां से बेटा जो फोर्स है, जब यहां से प्रोपोर्शनल साइन मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, जिसका वैल्यू जो के है, के डैश बोल देता हूं मैं, ठीक है, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यही कूलम्स लॉ है भैया। यही क्या है? कूलम्स लॉ। यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है, इनके बारे में सुनना, और आपसे आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप गौर से सुन रहे हो। सुनिए, जी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन थर्ड है। गौर से सुनिएगा बेटा, इसकी जो यूनिट है वो या तो न्यूटन हो सकती है, और क्या हो सकता है? डायन हो सकती है। क्या हो सकती है? डायन। सुना होगा
फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे सर न्यूटन। आप बोलोगे सर फोर्स की एसआई सीजीएस यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे डायन, क्योंकि वाइफ थी उनकी न्यूटन की। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इनके बीच में जो वर्क काम कर रहा है वो न्यूटन और डायन दोनों में है अभी तो। क्या सर एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता? मैंने बोला उसके लिए बिल्कुल हो सकता है। चलिए गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड बन गई, यही एक्चुअल में क्या है? कूलम्ब लॉ है। लेकिन हमें पूरा तौर तरीके से करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इन सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। और यहाँ पर सीजीएस सिस्टम जो है, जो कांस्टेंट है के डैश, इस के डैश की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में 1 होती है। क्या होती है? 1। और इसकी यूनिट भी मैं आपको बता देता हूं, आपको याद रखनी चाहिए, शायद से आपको एमसीक्यू वगैरह में मिल जाए। इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉरी, सीजीएस है, सीजीएस में हमें लिखनी है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्थैट कूलम स्क्वायर। ठीक है, सुनेगा। ये हो गई केडेस की वैल्यू। सीजीएस सिस्टम में जो केडेस की वैल्यू होती है वो होती है 1। इसकी भी एक कंडीशन है बेटा। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कुछ कि ये केवल एयर और वैक्यूम के लिए है। किसके लिए? एयर और वैक्यूम। लिख देता हूं यहाँ पर एयर और वैक्यूम। ठीक है, यानी कि जब भी दो चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम हो गया तो हम वहां पर के डैश की वैल्यू क्या है पुट करेंगे? 1। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के डैश इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन थर्ड में मैंने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 हट जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कंडीशन नंबर फर्स्ट जी हो गया फोर्स सीजीएस सिस्टम में। और कब है ये? जब दोनों ऑब्जेक्ट की सॉरी दोनों चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम हो, वो भी सीजीएस सिस्टम में। चलिए सर, एयर और वैक्यूम के अलावा अदर मीडियम हो तो अदर मीडियम के लिए कंडीशन अलग बनती है। अदर मीडियम, सुनो, अदर मीडियम में जो की डैश की वैल्यू होती है, की डैश की वैल्यू होती है 1 अपॉन के। क्या होती है? 1 अपॉन के। के बेटा कोई भी जो भी मीडियम है उसकी वैल्यू है। हो सकता है ग्लास हो, उसके लिए 5 वैल्यू होती है। हो सकता है वाटर हो, उसके लिए 80 वैल्यू होती है। सभी के लिए अलग अलग। करे जो है बातें मैं आपको चैनल पर जलवा दूंगा, ये नोट्स वगैरह ये सब कुछ, तो आप देख लीजिएगा। और प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। हाथों से निकल गया तो समस्याएं बहुत ही ज्यादा आ जाएंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम मेरी बातों को बहुत अच्छी से समझ रहे होगे। चलिए, अब यहाँ जो की डैश की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1 अपॉन के। कितनी आई है? 1 अपॉन के। तो इस के डैश की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। के डैश की वैल्यू पुट की मैंने तो क्या हो गया? यहाँ लिख देता हूँ वाई इक्वेशन थर्ड। वाई इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में मैंने की डैश की वैल्यू पुट की तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, ये तो हो गया हमारा सीजीएस के लिए। अब समस्या ये भी रहती है हमारी कि यहाँ पर जो सीजीएस है, क्या सर एसआई भी होगी? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है यार, एसआई तो होगी। एसआई के बिना हम कुछ काम कर भी नहीं सकते। तो गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं इधर कर दूं इसको। इसके लिए मैं एसआई के लिए इधर करने जा रहा हूं। चलिए,
इन एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई। जो एसआई सिस्टम है, इस एसआई सिस्टम में गौर से सुनिएगा। एसआई सिस्टम में जो के डैश की वैल्यू होती है, के डैश की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी को हम बोलते हैं 9 × 10⁻⁹। और ये जो है वो केवल 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 एयर और वैक्यूम के लिए है। किसके लिए? एयर और वैक्यूम। क्या लिखा है? वो वैक्यूम लिखा है, पढ़ लेना। तो के डैश की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो कि 9 × 10⁻⁹ है उसकी वैल्यू। तो के डैश की वैल्यू मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो देन y इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट की, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? चलिए भैया, बेटा मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, और ऐसा समझाना कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में जिंदगी भर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब भूलना नहीं है। और देखो कितने सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, इतना सिंपल तरीका शायद से कोई आपको करा पाए। चलिए तीसरी बात, अब यहां पर ये तो हो गया फोर्स, और आपको जैसा कि पता है इसकी जो वैल्यू है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी रखेंगे? 9 × 10⁻⁹। दूसरी बात, ये हो गया एयर और वैक्यूम के लिए। चलिए और अदर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? और अदर मीडियम, तो भैया इसके लिए भी समस्याएं, इसके लिए भी समस्याएं। इसके लिए समस्या क्या है कि जब ऐसा ही में निकालेंगे हम इस फोर्स को, तो इसके लिए के डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या है? तो मीडियम। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और यहां पर हो जाएगा Q1, सॉरी अभी यहीं तक देखते हैं, और अरे यार काम जल्दी कर जाता है। इसकी यूनिट देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है भैया, ये गैस की है वो यूनिट, याद रखिएगा। और इसकी यूनिट मत भूल जाना, न्यूटन होती है एसआई में, और यहाँ पर लिखिए क्या? सीजीएस में। सीजीएस में क्या होती है इसकी यूनिट? डाइन। सीजीएस में क्या होती है? डाइन। ठीक है, डी है, डी है वो, हमें पता है, तो मैंने देख क्या हो गया सर जी, डी होता है ऐसा। चलो अदर मीडियम के लिए के गैस की वैल्यू आ गई भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में फिर से पुट करने जा रहा हूं। जब मैंने इस वैल्यू को पुट किया, लिख देता हूं y इक्वेशन थर्ड, y इक्वेशन थर्ड, y इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और Q1 इंटू Q2/R²। एनी प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम? चलिए, और इसकी जो यूनिट है ना, यूनिट वो न्यूटन, इक्वेशन नंबर जो भी है। सबसे पहली मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही कूलॉम फ्लो है, और जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो न्यूमेरिकल हम केवल 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 इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से करेंगे। यदि हमें कोई मीडियम हमें गिवन है तो इसके लिए यूज करेंगे, और मीडियम गिवन नहीं है तो इसके लिए वाली इक्वेशन यूज करेंगे। यार सीजीएस के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन करवाना मजबूरी है सर, और मजबूरी का नाम होता है महात्मा गांधी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या, सबसे पहले हमने कूलॉम लॉ देखा कि कूलॉम भैया के अकॉर्डिंग हमारे कूलॉम लॉ साइंटिस्ट है, जैसा कि आपको पता है। तो Q1 और Q2 उन्होंने दो चार्ज लिए, अब इनके बीच में रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन, तो कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करेगा। तो फोर्स वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स है
कितना है, क्या है, कैसा है, सब कुछ उन्होंने फाइंड किया। सबसे पहले उन्होंने बताया, इस चीज को याद रख लो भाई, ये दो इक्वेशंस कि एफ प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का और एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई, एक कांस्टेंट वैल्यू आई k डैश, जिसकी वैल्यू जो सीजीएस के लिए होती है वो 1 और 1/k होती है। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम है तो उसके लिए 1/k। एसआई में आ जाइए, एसआई में 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और यहाँ पर मैंने पुट कर दी वैल्यू। अदर मीडियम के लिए ए आ गया, अदर मीडियम के लिए बस केवल 1/4πε0 की। आशा करता हूं आपको ये कूलाम्ब्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज प्लीज बेटा, समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।